नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के एक अगले अध्याय कंकाल तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यानी मानव शरीर का एक आंतरिक भाग जो कि हड्डियों का बना हुआ होता है, जिसको हम कंकाल तंत्र कहते हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। एक विशेष बात करनी है आप लोगों से। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो वीडियोस आपको अच्छे लगें उन पे लाइक कीजिए। एवं अगर वीडियोस ऐसे लगें कि ये अन्य विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी हो सकते हैं तो आप वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए। इस निवेदन के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करता हूं। तो ये एक चित्र है मानव आपके कंकाल तंत्र का, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का। इसमें हम एक एक अंग के बारे में नहीं देखेंगे क्योंकि आगे हम देखेंगे। बस आपको यहाँ पे एक चित्र देखना है कि किस प्रकार से मानव का कंकाल तंत्र होता है। जैसे कि ये आपके खोपड़ी का भाग है, ये आपके मुख का भाग है, ये आपके हाथ का भाग है, ये आपके पैर का भाग है और ये आपके क्या है, आपके ये पैर के दोनों भाग है, ये हाथ के भाग है। इस प्रकार से अंदर ये पसलियों का भाग है, फिर कुछ ये यहाँ पे और कुछ यहाँ पे हड्डियों का भाग है। इस प्रकार से मानव का जो स्केलेटन सिस्टम या हम कह सकते हैं कंकाल तंत्र निर्मित होता है। यहाँ पे बहुत सारे हर एक भाग में कई सारी हड्डियाँ होती हैं और उनकी कुछ विशेषताएं और उनमें कुछ बातें होती हैं जिनको हम आगे एक एक पॉइंट के रूप में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यह मानव शरीर की आंतरिक संरचना को प्रदर्शित करता है। हड्डियों का बना हुआ होता है, यानी जो कंकाल तंत्र होता है ये मानव की क्या है, आंतरिक संरचना। यानी जो हमारे ऊपर की एक डर्मेटाइटिस जो आपकी चमड़ी होती है उसके नीचे का जो और मांस, चमड़ी और उसके बाद मांस के जो नीचे की संरचना होती है जो कि हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करती है, जो कि हमें चलने में सहायक है, ये तो वो हड्डियों का बना हुआ एक भाग है जो कि कंकाल तंत्र के रूप में जानते हैं। दोस्तों ये कितने भाग में होते हैं? ये 3 भागों में बटे हुए होते हैं। जो कंकाल तंत्र है कितने भागों में बटा हुआ होता है? 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला है आपका अस्थि, दूसरा है उपास्थि और तीसरा है पेशी। क्या? पहला अस्थि है, दूसरा उपास्थि और तीसरा है आपका पेशी। तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अस्थि को। पहले नंबर पे है अस्थि, यानी आपकी जो बोन्स हैं, हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, उनके बारे में हम पहले पॉइंट में पढ़ेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं अस्थि। विज्ञान में इसे ऑस्टियो कहा जाता है। क्या? विज्ञान की वजह से आप हर चीज को, जैसे हम मनुष्य को मनुष्य कहते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं? होमो सेपियंस कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में। तो इसी प्रकार से विज्ञान की एक अलग भाषा होती है, क्योंकि हर एक विषय की अलग अलग अपनी भाषाएं होती हैं। उसी प्रकार से विज्ञान की भाषा में अस्थि को ऑस्टियो कहा जाता है। ठीक, अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। आप लोग समझेंगे जब इसका नाम ऑस्टियो है तो LOGY, लॉजी का मतलब होता है किसी चीज का अध्ययन, है ना। जब भी आप किसी भी चीज का, जैसे कि जियोलॉजी, बायोलॉजी, तो उसमें जो लॉजी है उससे उसका अर्थ है या तात्पर्य है उससे किसी चीज का अध्ययन। तो जब अस्थियों का अध्ययन की बात आती है तो ऑस्टियो उसका नाम हो गया और लॉजी हो गया क्या? उसका अध्ययन। तो ऑस्टियो यानी अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? अंग्रेजी में इसको कहेंगे ऑस्टियोलॉजी। तो इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। इसके बाद अस्थियों के निर्माण को ऑसिफिकेशन कहा जाता है। यानी जिस प्रकार से शरीर में अस्थियों का निर्माण होता है, जैसे कैल्शियम फास्फोरस के मिलने से और इसके पश्चात इसमें जो आपके प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एक्टिन, मायोसिन प्रोटीन हो गए, तो ये जो इनके धीरे धीरे मिलने से शरीर में अस्थियों का जिस प्रकार से विकास होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते, सॉरी, ऑसिफिकेशन कहते हैं। यानी उनके निर्माण को ऑसिफिकेशन कहा जाता है। इसके बाद अस्थियां कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी हुई होती हैं। ये प्रश्न कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि अस्थियों में कौन से या हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो एक कैल्शियम, फास्फोरस या इसके पश्चात और बहुत सारे तत्वों के नाम आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को क्या टिक करना है? कैल्शियम और फास्फोरस। कई बार एक ही ऑब्जेक्ट में आएगा, या तो कैल्शियम या फास्फोरस रहेगा, दोनों साथ आएंगे तो दोनों को आप लोग लगाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अस्थियों में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। क्या? इसमें किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां।
ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों ने सभी लोगों को पता भी होगा। लेकिन इसके आगे एक पॉइंट है जो आप लोगों को शायद ही पता होगा कि यानी बच्चों में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनमें क्या होता है 300 हड्डियां पाई जाती हैं, 300 अस्थियां पाई जाती हैं। वयस्कों में 200 अस्थियां पाई जाती हैं। इसके ऊपर एक पॉइंट जो हमने पहले पढ़ा, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। ये आप लोग की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि ये हमारे जो प्रचलन की बात नहीं है, चूंकि हम लोग इससे ज़्यादा परिचित नहीं रहते, तो अस्थियों में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसके पश्चात अस्थियों में 2 भाग होते हैं। अब यहाँ पर भी दोस्तों अस्थियों के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। तो एक एक भागों को हम लोग देखेंगे, अस्थियों के एक एक भाग। ठीक। अक्षीय अस्थि भाग। क्या? अक्षीय अस्थि भाग। अगर हम छोटा सा चित्र, एक आभासी, मतलब आप लोगों को बताने के लिए, वैसे मैं कोई चित्रकार नहीं हूं। अगर मान लीजिए ये मनुष्य का एक चित्र है, तो ये वाला जो भाग है आपका मनुष्य का, मान लीजिए ये एक चित्र है और ये कुछ इस प्रकार से संरचना है। तो ये खोपड़ी से लेकर ये मध्य का जो भाग है, ये सीधा यहाँ का जो भाग है, ना तो इधर का, ना तो इधर का, ना तो इधर का, ना तो इधर का, सिर्फ बीचों बीच का जो भाग है, बीचों बीच में आपकी खोपड़ी आ गई, यहाँ पे आपकी पसलियाँ आ गई, यहाँ पे आपकी कशेरुक दंड पूरा ऊपर से नीचे तक आ गई, और यहाँ आपके कमर की हड्डी आ गई। ठीक। तो इस प्रकार से ये जो क्या कहलाएंगे? अक्षीय अस्थि भाग। अक्षीय मतलब होता है कि बीच का जो भाग है, हमारे अक्ष का जो भाग है, तो इसको अक्षीय भाग, अक्षीय अस्थि भाग के पहले पॉइंट, मतलब 2 भाग हम होते हैं अस्थियों के। पहला भाग पढ़ेंगे अक्षीय अस्थि भाग, यानी जो हमारे मध्य का भाग होगा, यानी ये वाला जो भाग है, ये पूरे मध्य का भाग है। इसके बारे में, इन हड्डियों के बारे में, जो मध्य में हड्डियां पाई जाती हैं, ना तो हम हाथ के बारे में पढ़ेंगे, ना तो इधर हाथ, ना तो पैर के बारे में पढ़ेंगे, ना तो कान के बारे में पढ़ेंगे। हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? बीच के अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारे शरीर के जो मध्य का भाग है उसमें कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे जो पहला ऊपर का भाग हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? खोपड़ी होगा, यानी सबसे ऊपर हमारी खोपड़ी ही आती है, तो इसका भाग हो जाएगा। पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे अक्षीय अस्थि भाग में, पहले नंबर पे खोपड़ी। इसमें कुल 29 अस्थियों की बनी होती है, यानी जो हमारी खोपड़ी होती है वो कितने अस्थियों की बनी हुई होती है? 29 अस्थियों की बनी हुई होती है। इसको आगे हम चर्चा करेंगे। इसके पहले इसमें, फिर उसके बाद स्टर्नम, यानी जो हमारे शरीर का मध्य भाग है, यहाँ का ये भाग है, मान लीजिए हृदय है आपका, हृदय वाले इस भाग में इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपकी स्टर्नम आती है, पहले पे अस्थि, पहले में खोपड़ी है, दूसरे में स्टर्नम आती है। तो इसमें क्या होती है? एक अस्थि होती है। स्टर्नम केवल अकेली अस्थि होती है, ये हमारे बक्षुगा वाले भाग में पाई जाती है। इसको आगे हम लोग देखेंगे जब इसके बारे में अध्ययन पढ़ने लगेंगे, तो इसके बारे में जब पढ़ेंगे हम तो देखेंगे। फिर उसके बाद जो अक्षीय अस्थि भाग का तीसरी जो भाग है वो है पसलियाँ। ये 24 अस्थियों की बनी हुई होती हैं, 24 अस्थियाँ इसमें पाई जाती हैं। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारा कशेरुक दंड, यानी अक्षीय अस्थि भाग। अस्थियाँ 2 भाग, अस्थियों के 2 भाग होते हैं। पहला अक्षीय अस्थि भाग है। अक्षीय अस्थि भाग में पहले नंबर पे खोपड़ी आती है, दूसरे नंबर पे स्टर्नम, तीसरे नंबर पे पसली, चौथे नंबर पे कशेरुक दंड, यानी एक एक करके ये चारों आएंगे। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे खोपड़ी। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा बात को, चूंकि ये कई बार चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे एमपीएसआई हो, एवं अन्य जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं, या फिर हम कहें कि राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षाएं हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, चूंकि जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, वो हमारे राष्ट्रीय स्तर की है। इसके बाद खोपड़ी, हम पहला पॉइंट इसका देखेंगे। पहला हमारा कौन सा है? ये रहा आपका खोपड़ी। खोपड़ी को हम आगे देखेंगे। खोपड़ी, इसके अंतर्गत 4 भाग आते हैं। जो खोपड़ी है उसमें भी हमारे कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। खोपड़ी में भी 4 भाग होते हैं। पहला क्रेनियल भाग, दूसरा चेहरे की अस्थि, तीसरा कान की अस्थि, एवं चौथा हायोड। यानी ये अस्थियों हैं, यानी खोपड़ी में जितनी अस्थियों को शामिल किया जाता है उनमें पहली क्रेनियल होती है, दूसरी चेहरे की अस्थि होती है, तीसरी कान की अस्थि होती है, चौथी हायोड होती है। अब क्रेनियल जो अस्थि होती है ये कितने की बनी हुई होती है? यानी देखिए, हमने पीछे बात की थी कि
खोपड़ी जो कितनी अस्थियां होती हैं खोपड़ी में? 29 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं? खोपड़ी वाला जो भाग है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 29 अस्थियां होती हैं। अब आइए देखते हैं 29 अस्थि कैसे होती है। 8 अस्थि, 14 अस्थि, तो 8 14 कितने हो गए? 22। फिर उसके बाद दो दो 4 2 6, यानी 6 अस्थि, 2 और 2 इसमें, 2 और ये तो 6, तो 22 6 कितनी हो गई? 22 6 28, और एक ये अस्थि हायोड हो गई, कितनी होगी? 29 अस्थि। इस प्रकार से हमारे जोड़ में ये बात आ रही है कि खोपड़ी में कुल कितनी अस्थि होती हैं? 29। खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक, 29 अस्थि होती हैं खोपड़ी में। इसके बाद खोपड़ी में कौन कौन सी अस्थियां होती हैं, कहाँ कहाँ पे होती हैं, ये चीज देखते हैं। तो जो क्रेनियल वाला भाग होता है, यानी ये आपके खोपड़ी, मान लीजिए ये खोपड़ी है, तो ये ऊपर का भाग खोपड़ी है, इसके नीचे का भाग, ये चारों तरफ का भाग क्या है? क्रेनियल। ये ऊपर का, यहाँ का, ये एक मिनट अच्छे से दिखाते हैं आप लोगों को। ये आपका पूरा सर का जो संरचना है, ऊपर की ये भाग खोपड़ी है। फिर जो हमारे मस्तिष्क को क्या रखती है? संरक्षित करती हैं, ये है क्रेनियल अस्थि। यानी हमारे सर के खोपड़ी के नीचे वाले भाग में क्रेनियल अस्थि पाई जाती है। इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है? ये 8 अस्थियां होती हैं। क्रेनियल जो अस्थि होती है 8 होती है। अब इसमें कौन कौन सी होती हैं? तो ये एक मस्तिष्क का ये चित्र है, मतलब हमारे मस्तिष्क का मान लेते हैं, है ना, सिर का मान लेते हैं। फ्रंटल, ये मान लीजिए आपके सामने मस्तिष्क, माथे वाला जो आपका लीलार है, यानी मस्तिष्क, माथे का भाग है, मस्तक है, वहाँ का भाग, तो यहाँ पे फ्रंटल एक अस्थि पाई जाती है। ठीक, फ्रंटल पार्ट, फ्रंटल है, फ्रंटल अस्थि एक अस्थि पाई जाती है। फिर उसके पैराइटल, यानी आपके जस्ट मस्तिष्क, माथे के ऊपर के भाग, जो मस्तक के ऊपर का भाग है, वहां पे पाई जाती है पैराइटल अस्थि। इसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 2, है ना, तो कितनी हो गई? दोनों को मिला के 3 अस्थि। फिर उसके बाद टेम्पोरल, ये हमारे क्या होती है? मध्य भाग में पाई जाती है। ठीक, मध्य भाग में टेम्पोरल, ये कितनी अस्थि होती है? इसमें 2 अस्थियां होती हैं। इसके बाद ऑसिपिटल, ऑसिपिटल हमारे पीछे वाले भाग में पाई जाती है। इसमें कितनी अस्थि होती है? 1 अस्थि होती है। तो कितनी हो गई? 1 और 2 3, और 3 2 5, 1 6। फिर इसके बाद स्फिनॉइड, ये मस्तिष्क के आंतरिक भाग में स्फिनॉइड, है ना, 1 अस्थि। फिर इथेमॉइड 1 अस्थि। तो कितनी अस्थि हो गई? 1 2, 2 इसमें, 1 इसमें, 3 और 2 इसमें 5, फिर 1 इसमें 6, फिर 1 इसमें 7, 1 इसमें 8। तो इस प्रकार से 8 हस्तियां हो गई। और ये हमारे संपूर्ण मस्तिष्क के जो आंतरिक, जैसे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मोटी मोटी बातों में कहें तो मध्य मस्तिष्क, और आपका पश्चिम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क को जो संरक्षित करती हैं वही क्रेनियल अस्थि होती हैं। ये 8 होती हैं। इसमें फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, ऑसिपिटल है, स्फिनॉइड है और इथेमॉइड है। इतनी अस्थियां होती हैं जो कि हमारे मस्तिष्क के आंतरिक भाग को संरक्षित करती हैं। फिर उसके बाद चेहरे की अस्थि, जैसे ही हम ये खोपड़ी वाला भाग खत्म करते हैं, वैसे ही हमारे क्या होता है? ये चेहरे का भाग आ जाता है। ठीक, जैसे ही हम मस्तिष्क पे ये बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या होता है? ये चेहरे का भाग आ जाता है। अब चेहरे में कुल 14 अस्थियां होती हैं। 14 अस्थियां होती हैं, मतलब जैसे हमारा मान लीजिए कि नाक है, और इसके बाद हमारा मुंह है, ये है ना, तो इस क्षेत्र में जितनी इस वाले भाग में जो अस्थियां आएंगी उनको चेहरे की अस्थि कहा जाए। गाल में छोट पतली पतली अस्थियां पाई जाएंगी। हमारी जीभ के साइड, जो हमारे दांत में, दांत के आसपास या फिर ऐसे जगहों पे अस्थियां पाई जाएंगी। तो उनको कुल मिला के कितनी अस्थियां हो जाएंगी? 14 अस्थि। यानी चेहरे पे हमारे कुल 14 अस्थि पाई जाती है। ठीक, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अस्थि है मैंडिबल। क्या सबसे इंपॉर्टेंट अस्थि है? मैंडिबल। ये हमारे, इसको जबड़े की अस्थि कहा जाता है। यानी जो हमारे मुख के अंदर इस प्रकार का यू आकार का जो जबड़ा होता है, उसकी ये जो, जिसमें दांत फिट होते हैं हमारे, उनको क्या कहते हैं? मैंडिबल अस्थि कहा जाता है। टोटल चेहरे में कितनी अस्थियां होती हैं? 14 अस्थि होती हैं। तो 14 की 14 अस्थियों को पढ़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये कभी क्वेश्चंस ना तो एमपीपीएससी, ना तो एमपीएसआई, ना तो किसी भी अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डीपली बातें हैं और इम्पोर्टेंट एक भी नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप कभी भी किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, कभी यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। फिर उसके बाद सिर्फ एक बात याद रखनी है, मैंडिबल ये पूछा जाता है क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं हैं।
है ना। ये क्या होता है कि शरीर की सबसे कठोर अस्थियों में से एक अस्थि है और ये जबड़े की अस्थि होती है। फिर इसके बाद हम तीसरे नंबर पे चेहरे के बाद कान की अस्थि देखेंगे। यानी जो हमारे कान है उनमें भी 3 अस्थियां पाई जाती हैं। एक मेलियस होती है, एक इनकस होती है, एक स्टेपिस होती है। स्टेपिस या स्टेपिच, है ना। तो ये क्या होती हैं, दो एक मतलब मेलियस 2 अस्थि। यानी कि अगर हमारे 2 कान हैं तो एक मेलियस इसमें एक मेलियस इसमें, तो दोनों कितनी हो गई, एक एक बराबर 2। तो इस प्रकार से कितनी 2 अस्थि होती हैं, एक मेल मतलब एक कान में एक अस्थि, एक कान में एक मेलियस, एक कान में एक मेलियस, दोनों को मिला के। इस प्रकार से इनकस भी एक कान में एक और एक कान में एक, तो एक कान में एक एक अस्थि पाई जाती है। इनकस दोनों कानों को मिला के 2 अस्थि। इसके बाद स्टेपिस भी एक पाई जाती है दोनों कानों में, दोनों को मिला के 2 अस्थि हो जाती है। ठीक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार स्टेपिस के बारे में प्रश्न आते हैं। इसके बाद इसकी जो विशेषताएं हैं हम आगे देखेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे है हमारी हायोड। नंबर 4 पे क्या है, हायोड। इसमें एक अस्थि होती है। इसके बारे में भी हम आगे इसकी विशेषताओं पे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि खोपड़ी में कुल कितनी अस्थि, खोपड़ी कुल 29 अस्थियों से बनी हुई होती है, जिसमें 8 अस्थि क्रेनियल होती है, 14 अस्थि चेहरे की होती है और 6 अस्थि कान की होती है, 2 2 4 और 2 6। 6 अस्थि कान की होती है और एक अस्थि हायोड की। तो 14 और आपकी 26, एक 21 और 8 29, तो 29 हड्डियां कुल खोपड़ी में होती है, जिसमें क्रेनियल की 8 अस्थि, चेहरे की 14 अस्थि, कान की 6 अस्थि, हायोड की 1 अस्थि। इस प्रकार से 29 अस्थि होती हैं खोपड़ी में। अब इसमें जो मुख्य बातें थी उसमें हड्डियों के बारे में देख लेते हैं। मैंडिबल अस्थि हमने बात की थी, चेहरे की अस्थियों के अंतर्गत आती है। यह अस्थि शरीर की सबसे मजबूत अस्थि होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार कई सारे एग्जामों में पूछा गया है कि शरीर की सबसे मजबूत अस्थि क्या है। तो ये है जबड़े के रूप में मानव शरीर में पाई जाती है और मैंडिबल सबसे मजबूत अस्थि है। हम देखते हैं ये फैक्ट है, यानी जीव विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक फैक्ट के रूप में होती हैं और आपको याद करना ही करना होता है, उसमें कोई समझने वाली बात नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लेंगे कि मैंडिबल जो है वो शरीर की सबसे मजबूत अस्थि होती है। ये जबड़े के रूप में शरीर में पाई जाती है। ठीक। आगे स्टेपिस, यह अस्थि कान में पाई जाती है। अभी हमने कान की चर्चा की थी, कान पे हमने देखा था मेलियस, इनकस और स्टेपिस। जो शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, इसको भी आप लोग इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट पॉइंट मानकर याद करेंगे। क्योंकि जब कभी मजबूत अस्थि की प्रश्न बात है तो छोटी अस्थि की भी बात आएगी और इसके पश्चात, है ना, तो छोटी अस्थि में कौन सी आती है, स्टेपिस आती है। क्या आती है, स्टेपिस अस्थि आती है। वह शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है और ये हमारे कान में पाई जाती है। एक कान में 3 अस्थियां पाई जाती हैं, जिसमें से कि मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये 3 अस्थि होती हैं। एक कान में इनकी एक कान में संख्या 1 होती है ना, और दोनों कान को मिला के 2-2 अस्थियां होती हैं। इसके बाद आगे हायोड, जो चौथी अस्थि थी एक हायोड, इसे जीभ की हड्डी, मुख गुहा का आधार और आदि नामों से जाना जाता है। यह यू आकार की होती है। यानी अगर हमारे मान लीजिए कि ये मुख की संरचना है, मुख की संरचना है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार की चीजें होती, इस प्रकार की संरचना होती है और यहाँ पे ऐसे जीभ बनी हुई होती है ना। और ये हमारा पूरा मुख है। मान लीजिए यहाँ पे एक संरचना है, ये हड्डी है और यहाँ पे इससे हुई जीभ जुड़ी हुई होती है। तो ये हमारे मुख गुहा के अंदर का भाग है। यहाँ पे इससे जीभ जुड़ी हुई है और इसका आकार भी कैसा है, यू आकार के समान है। तो इस प्रकार से इसको जीभ की हड्डी कहते हैं, मुख गुहा का आधार कहते हैं और इसको यू आकार की होती है। ठीक, ये है हायोड। हमने क्या पढ़ा, अच्छी अस्थि भाग स्टार्ट किया। पहला भाग अस्थियों का जिसमें हमने खोपड़ी पढ़ी, दूसरा स्टर्नम पढ़ेंगे। खोपड़ी के हम हर चीज को पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद स्टर्नम पढ़ेंगे। स्टर्नम नंबर 2, दूसरी अस्थि जो है खोपड़ी के उसके अच्छी अस्थि भाग की स्टर्नम दूसरी अस्थि, इसकी संख्या 1 होती है शरीर में। ठीक, यह वक्षगुहा में स्थित होती है। इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। कहाँ स्थित होती है हड्डी, स्टर्नम वक्षगुहा में स्थित होती है। ठीक, इस अस्थि के ऊपरी सिरे से क्लेविकल अस्थि जुड़ी हुई होती है। क्या, इस अस्थि के ऊपरी सिरे से क्लेविकल अस्थि जुड़ी हुई होती है। इस अस्थि में प्रथम 7 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, प्रथम 7 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं इस अस्थि में।
ठीक, ये जो आपका स्टर्नम वाला भाग है, इसको हम हड्डी देखते हैं कैसे बनती है। अगर हम हड्डी की बात करेंगे तो ठीक, ये मान लीजिए कि आपका कुछ इस प्रकार से संरचना रहेगी और कुछ इस प्रकार से आपके स्टर्नम अस्थि की संरचना होती है। ठीक, और ये आपके फेफड़े, यहाँ फेफड़े क्या होते हैं, इससे जुड़े हुए होते हैं, फेफड़े जुड़े हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से क्या होती हैं, पसलियाँ, 7 जोड़ी जो पसलियाँ होती हैं वो इससे जुड़ी हुई होती हैं। स्टर्नम से 7 जोड़ी पसलियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक, इसके बाद आगे इस अस्थि के ऊपरी सिरे में क्लेविकल अस्थि जुड़ी हुई होती है। तो ये जो आपका स्टर्नम का ऊपरी भाग था, यानी ये वाला जो भाग था, ये आपका जो भाग है, यहाँ से एक अस्थि जुड़ी हुई होती है ऐसे, इसको हम बोलते हैं क्लेविकल अस्थि। यानी स्टर्नम के ऊपरी भाग से हमारी एक अस्थि जुड़ी हुई होती है, जिसकी संख्या क्या होती है, 2 होती है, एक इधर होती है, एक इधर होती है। इसको हम बोलते हैं क्लेविकल अस्थि। ठीक, अब इसके बाद आगे हम तीसरे नंबर पे देखेंगे पसलियाँ। पहले नंबर पे हमने देखा था खोपड़ी की अस्थि पढ़ी अक्षीय अस्थि भाग में, स्टर्नम पढ़ा, अब पढ़ेंगे पसलियाँ, फिर उसके बाद कशेरुकगण। तो पसलियों के बारे में देखते हैं। यह शरीर में 12 जोड़ी अर्थात 24 की संख्या में पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी अस्थियां होती हैं, 12 जोड़ी अस्थियां होती हैं। दोस्तों याद रखेंगे आप लोग कि शरीर में 12 जोड़ी अस्थियां पाई जाती हैं, मतलब एक जोड़ी यानी 2 को मिला के एक जोड़ी माना जाता है। तो इस प्रकार से 12 दूनी 24, तो 24 की संख्या में पाई जाती है। हमारे शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। सभी पसलियां पृष्ठीय भाग में कशेरुक दंड से जुड़ी हुई होती हैं। यानी जो हमारे इनका आप कह सकते हैं पसलियों का पीछे वाला भाग है, वो कुछ इस प्रकार से कशेरुक दंड से जुड़ी हुई होती है। हमारी जो बैकबोन होती है उनसे जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक, सभी पसलियां पृष्ठीय भाग में कशेरुक दंड से जुड़ी होती हैं। इसके बाद प्रथम 7 जोड़ी पसलियां स्टर्नम अस्थि से जुड़ी हुई होती हैं, जिन्हें सत्य पसलियां कहा जाता है। हमने अभी इस बात पे चर्चा की थी कि स्टर्नम अस्थि में क्या होती हैं, 7 जोड़ी पसलियां जुड़ी हुई होती हैं, जिन्हें सत्य पसली कहा जाता है, ट्रू रिब्स कहा जाता है। यानी सत्य पसलियां किसे कहा जाता है, जो स्टर्नम अस्थि से जुड़ी हुई होती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 जोड़ी यानी 14 होती है। ठीक, आगे आठवीं जोड़ी जो है, 9वीं 10वीं जोड़ी पसली या 7वीं जोड़ी पसली से जुड़ी हुई होती है। यानी अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि अगर आपका ये स्टर्नम अस्थि है, तो इससे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर मान लीजिए ये आपकी 7वीं जोड़ी पसली है, ये आपकी 7वीं जोड़ी पसली है, तो इससे कौन कौन सी पसली जुड़ेंगी, मान लीजिए 8वीं जोड़ी पसली जुड़ती है, ये 9वीं जोड़ी पसली जुड़ रही है, और ये 10वीं जोड़ी पसली जुड़ रही है। इस प्रकार से 7वीं जोड़ी पसली जो स्टर्नम अस्थि से जुड़ी हुई होती है, तो 8वीं 9वीं और 10वीं जो पसलियाँ होती हैं, जोड़ी जो पसली होती है 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी पसली, वो स्टर्नम अस्थि से न जुड़कर वो किससे जुड़ती है, 7वीं जोड़ी पसली से जुड़ती रहती हैं। अब जब ये स्टर्नम अस्थि से नहीं जुड़ती हैं, 7वीं जोड़ी पसली से जुड़ती हैं, तो इन्हें असत्य पसलियाँ कहा जाता है। क्या, असत्य पसली कहा जाता है। फिर उसके पश्चात 11वीं तथा 12वीं जोड़ी पसलियाँ मुक्त अवस्था में मुक्त अवस्था में रहती हैं, जिन्हें तैरती हुई या बहती हुई पसली कहा जाता है। यानी जब ये स्टर्नम का ये भाग है, इसमें से ऐसे ऐसे कुछ पसलियाँ जुड़ी हुई होती हैं। इनका जो ये पीछे वाला भाग है, ये वाला भाग ये पीछे घूम जाता है। ये पीछे घूम के क्या होता है, कशेरुक दंड से जुड़ा हुआ होता है। यानी ये पीछे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूम जाता है और पीछे जो कशेरुक दंड है उससे जुड़ जाता है। तो ऐसे ऐसे कुछ अस्थियां रहेंगी, पसलियां रहेंगी इस प्रकार से।
मान लीजिए 7वीं जोड़ी, तो इससे 8वीं 9वीं 10वीं जुड़ गई। अब इसके बाद 11वीं जोड़ी क्या होगी, ना तो स्टर्नम से जुड़ेगी ना तो आपके इन किसी पसलियों से जुड़ेंगी, वो सीधे क्या रहेंगी, एक तरह ये मान लीजिए कशेरुक दंड से जुड़ के ऐसे यहाँ पे तैरती रहेंगी। ये क्या होगा, ऐसे ही तैरती रहेंगी, यहाँ पे पीछे की तरफ कशेरुक दंड से जुड़ी रहेंगी और आगे की तरफ ये तैरती हुई दिखाई देंगी, यानी किसी से भी नहीं जुड़ी रहती हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, असत्य पसलियां कहा जाता है। ठीक, सॉरी, असत्य पसलियां नहीं, इनको क्या तैरती हुई या बहती हुई पसलियां कहा जाता है। ठीक, आगे अब देखते हैं। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा चित्र देखें अगर, तो हम ऐसे बना सकते हैं इसका कि एक मान लीजिए स्टर्नम अस्थि ले लिया हमने, ये हमने एक स्टर्नम अस्थि ले ली। यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए दोनों दोनों तरफ कितनी कितनी पसलियां हैं, 7 पसलियां हैं, 7 पसलियां हैं, एक इधर भी 7 हैं और इधर भी 7 हैं, तो कितनी हो गई, 14 पसली हो गई, यानी 7 जोड़ी पसलियां हैं ये। अब इसमें ये जो 7वीं जोड़ी आपकी पसली है, ये 7वीं जोड़ी पसली है, इसमें से आपकी कौन कौन सी पसलियां जुड़ जाएंगी, 8वीं नंबर की जुड़ जाएगी, 9वीं नंबर की और 10वीं नंबर की। ये 3 पसलियां क्या 7वें नंबर की पसली से जुड़ जाएंगी। फिर इसके पश्चात जो आपकी 11वीं पसली होगी वो पीछे कशेरुक दंड से जुड़ के ऐसे, और इधर से ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, यानी ये जो 11वें नंबर की 11वीं जोड़ी और ये 12वीं जोड़ी, ये क्या होंगी, ये चुपचाप पीछे कशेरुक दंड से जुड़ जाएंगी और आगे ना तो स्टर्नम से जुड़ेंगी ना तो अन्य किसी पसली जोड़ी से जुड़ेंगे। ये सिर्फ ये हमारे उसकी बक्षगुहा के निचले भाग में तैरती रहती हैं। इस प्रकार से पसलियों की संरचना होती है। फिर इसके बाद हम चौथे नंबर पे पढ़ेंगे कशेरुक दंड, यानी ये जो हमने यहाँ पे खोपड़ी पढ़ा सबसे पहले, फिर स्टर्नम पढ़ा, पसलियां पढ़ा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कशेरुक दंड। ये कितने 26 अस्थियों की बनी हुई होती है, छोटे बच्चों में 33 अस्थियां पाई जाती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, छोटे बच्चों में ये तो सबको पता है कि 26 अस्थियां होती हैं, 26 कशेरुकाओं से मिलकर 26 अस्थियों से मिलकर कशेरुक दंड बना हुआ होता है, लेकिन ये वयस्कों में होता है, बच्चों में इसकी संख्या 33 होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आइए कशेरुक दंड के बारे में देखते हैं। यह शरीर के पृष्ठीय भाग में उपस्थित होता है, यानी जो हमारे शरीर का पृष्ठीय भाग है, ये इस प्रकार से कुछ कशेरुक दंड है, और इधर से ये पूरी संरचना है शरीर की, ये पूरी शरीर की संरचना है, और इस प्रकार से कुछ पृष्ठीय भाग रहता है हमारा, और ये बीच में कशेरुक दंड रहता है शरीर का। ठीक, वयस्क मनुष्य में क्या है, 26 कशेरुका से बना होता है। बच्चों में कशेरुक दंड 33 की संख्या, 33 कशेरुका का बना हुआ होता है। 2 कशेरुकाओं के बीच का जो स्थान है, यानी एक मान लीजिए कि एक कशेरुका 2 कशेरुका, इसके बीच का जो ये खाली स्थान है, इसको बोलते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क। क्या, इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोला जाता है इनको, खाली स्थान को इंटरवर्टेब्रल डिस्क कहते हैं। ठीक, अब आगे कशेरुक दंड को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी जो कशेरुक दंड है इसके 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। पहला होता है सर्वाइकल, यानी जो कशेरुक दंड होता है उसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है आपका सर्वाइकल, क्या होता है सर्वाइकल, सर्वाइकल, फिर उसके बाद थोरेसिक, फिर उसके बाद लंबर, फिर उसके बाद सेकरल, और उसके बाद कॉसिक्स। कितनी, सर्वाइकल नंबर 1, थोरिसिक नंबर 2, लंबर नंबर 3, और सेकरल नंबर 4, कॉसिक्स नंबर 5। इनको संकेती रूप में सर्वाइकल को सी, थोरेसिक को टी, लंबर को एल, सेकरल को एस, और कॉसिक्स को सी कहा जाता है। इनका अब इनको क्या कहेंगे, इनको मिला के एक फार्मूला बनता है, जिसमें पहला फार्मूला है वयस्क मनुष्य में कशेरुक दंड का सूत्र। तो जो हमने सर्वाइकल पढ़ा था C7, इसके बाद थोरेसिक पढ़ा था T12, इसके बाद हमने लंबर पढ़ा था, इनकी संख्या L5, इसके बाद हमने सेकरल पढ़ा था सेक्रम, इनकी संख्या 1,
इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अंतिम में एक और पढ़ा था जिसको बोलते हैं आप कॉसिक्स। तो उसकी संख्या, उनके सांकेतिक रूप में सी कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे जो C7 लिखा है, तो सी तो जो लिखा है ये सर्वाइकल का सांकेतिक रूप हो गया। यहाँ पे जो ये संख्या 7 लिखी है, ये किसकी संख्या है, ये है कशेरुका की संख्या, यानी जो सर्वाइकल है, सर्वाइकल नाम की कशेरुका है, वो 7 होती है, उनकी संख्या 7 होती है। जैसे एक हम गिनते हैं 7 और 12, 5, 1, 1, तो कितनी, ये 2 और ये 5, 7 हो गई, और ये 7 14 हो गया, और 12 कितनी हो जाएंगी, 26। तो कितनी अस्थियां हो गई, 26 कशेरुकाएं हो गई। तो इस प्रकार से, लेकिन इसमें जो सर्वाइकल है वो कितनी होती है, सर्वाइकल 7 होती है। सर्वाइकल जो कशेरुका हो, तो सर्वाइकल नाम की कशेरुका 7 होती है, और जो थोरेसिक नाम की कशेरुका होती है वो कशेरुक दंड में 12 होती है। जो लंबर नाम की होती है वो 5 होती है। और इसके बाद थोरेसिक, सॉरी, जो आपके सेक्रल नाम की है, सेक्रम नाम की होती है, वो उनकी संख्या 1 होती है। और इसके बाद जो आपका अंतिम कॉसिक्स होता है, उनकी संख्या भी 1 होती है। ठीक, इसके बाद बच्चों में कशेरुक दंड का सूत्र, तो यहाँ पर भी C7, T12 और L5 और S5 और C4 होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो कशेरुक दंड की कशेरुका की संख्या है वो बच्चों में कितनी होती है, 33 होती है। तो इस जब 33 होती है तो उनमें संख्या भी बढ़ेगी। तो जहाँ पर ये यस में 1 है, वहाँ पे यहाँ पे यस में कितनी है, यानी जो आपका सेक्रल या सेक्रम है, उनकी संख्या यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे बढ़ के कितनी हो गई, 5 होती है। ठीक, यहाँ पे जो आपका अंतिम जो कॉसिक्स है उसकी संख्या 1 है, यहाँ पे बढ़ के कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो इस प्रकार से ये 4 दूनी 8 बढ़ जाती है, 26 4 30, 26 4 30 और 3 33, यानी आपकी 7 जो कशेरुका है वो किस में बढ़ जाती हैं, बच्चों में बढ़ जाती हैं। इस प्रकार से इनका फार्मूला है। अब इसके बाद एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। कुछ इस प्रकार से हम लोग एक चित्र बनाएंगे। मान लीजिए ये आपका कशेरुका है। ठीक, अब यहाँ पे 1 2 3 4 और ये रहा 5, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। हमने इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर्वाइकल। ठीक, इसके बाद इसको बोलेंगे हम थोरेसिक। फिर इसके बाद हम क्या बोलेंगे, लंबर। फिर इसके बाद हम बोलेंगे सेक्रल। फिर इसके बाद हम बोलेंगे कॉसिक्स। यानी 5 भागों में विभाजित किया। अब जो यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा था कि क्या होता है, C7 T12 L5 S1 C1, ये फार्मूला। अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए इसमें हम सर्वाइकल में 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये हमने इसमें क्या कर दिया कि 7 कशेरुका बना लिया। तो इसमें इसको अब हम फार्मूला में क्या लिख देंगे, C7। इसी प्रकार से हमने जो पीछे देखा था T12, यानी ये जो आपका T12 वाला भाग है, थोरेसिक 12 वाला, तो इसके बाद जो हमने ये वाला भाग बनाया है, ये वाले भाग को हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 12 कशेरुका बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, T12। इसी प्रकार से हम सभी को क्या करेंगे, सभी को डिवाइड करके उनमें उतनी संख्याओं को, उतनी कशेरुकाएं होती हैं और उतने भाग में इनको डिवाइड किया गया है। ठीक, अब आगे हमारा जो अगला भाग होगा वो उपांगीय अस्थि भाग, यानी दूसरे नंबर का। ये देखिए, चलिए एक बार आपको पीछे दिखा देते हैं। ये रहा पहला अक्षीय भाग। हमने क्या पढ़ा था कि अस्थियों के 2 भाग होते हैं। पहला हो जाएगा आपका अक्षीय भाग। अक्षीय भाग के बारे में हमने खोपड़ी के बारे में पढ़ा, स्टर्नम के बारे में पढ़ा, पसलियों के बारे में पढ़ा और कशेरुक दंड के बारे में पढ़ा। अब खत्म हो गया ये। इसके बाद अस्थियों के 2 भाग में अब दूसरा भाग पढ़ेंगे। अस्थियों के दूसरे भाग को हम पढ़ेंगे किस रूप में, उपांगीय अस्थि भाग। अब यहाँ पे उपांगीय मतलब क्या होता है, जब जो चीज हमने अभी छोड़ा था, क्या छोड़ा था हमने,
ये मनुष्य की संरचना बनाई थी एक, ऐसे हमने कहा था कि ये मनुष्य की मान लीजिए एक संरचना है और ये हाथ हैं, इधर ये पैर हैं। तो हमने कौन सी संरचना पढ़ी थी? सिर्फ ये मध्य वाली संरचना, बीच की संरचना को हमने पढ़ा था। क्या? जो खोपड़ी के अंतर्गत आती है, ठीक। और इसके बाद ये मध्य की संरचना को हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ये उपांगी यानी हाथ, पैर और इसके बाद कमर की अस्थियां। इस प्रकार की अस्थियों को अब हम पढ़ेंगे किस वाले भाग में? दूसरे भाग उपांगीय अस्थि भाग में। दूसरे भाग उपांगीय अस्थि भाग में। इसको क्या कहते हैं? उपांगीय अस्थि भाग। यानी जब कभी प्रश्न आ जाए कि अस्थियों के दो भाग कौन कौन से होते हैं, तो आप एक लिखेंगे अक्षीय अस्थि भाग और एक लिखेंगे उपांगीय अस्थि भाग। उपांगीय अस्थि भाग में पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे अग्रबाहु, फॉर लिम्ब। अग्रबाहु पढ़ेंगे यानी फॉर लिम्ब पढ़ेंगे। अग्रबाहु से तात्पर्य है हमारे दोनों हाथ। क्या? हमारे दोनों हाथ। हम इसको क्या है कि पुरानी संरचना के आधार पर अग्रबाहु एवं पश्चबाहु कहा गया है। जैसे यहाँ पे अग्रबाहु में दोनों हाथ हैं, पश्चबाहु में दोनों पैर, तो बाहु का मतलब तो बाह होता है। तो इसको पुरानी संरचना के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ये जीव है तो इसको, इसके 4 पैर, 1 2 3 4, तो ये आगे के पैर थे, ये पीछे के 2 पैर थे। तो इनको क्या कहा था? जो जीव होते थे पहले के 4 पैर वाले, वो इन दोनों का प्रयोग किस लिए करते थे? हाथ के रूप में करते थे, है ना। और दोनों हाथों के रूप में करते थे, ठीक। और इनका भी प्रयोग क्या करते थे वो, कि सेम टू सेम इसी प्रकार से होते थे। तो दोनों के क्या कहा जाता? बाहुओं से तुलना की जाती थी, इसलिए इनको अग्रबाहु कहा जाता था, इनको पश्चबाहु कहा जाता था। तो उसी के आधार पर यहाँ पर भी अग्रबाहु एवं पश्चबाहु को रखा गया है। तो इनकी संख्या, इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसमें हड्डियों की संख्या हो जाती है आपके 30। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 30। एक हाथ में, एक हाथ में, एक हाथ में कितनी होती है? 30 हड्डी होती है। और दोनों हाथों में मिला के 60 हड्डियां होती हैं। यानी अग्रबाहु के 30 + 30 बराबर 60। यानी अग्रबाहु यानी दोनों हाथों को मिला के हमारे शरीर में 60 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डी पाई जाती हैं? 60 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक। अब आगे इसमें कुछ, अब यहाँ पे एक चित्र है, चित्र को आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये रहा आपका एक स्कैपुला। क्या? स्कैपुला। ये आपके हाथ की हड्डी में नहीं आती है, अग्रबाहु में नहीं आती है, ऊपरी वाले भाग में है। इसको हम आगे स्कैपुला को पढ़ेंगे, जब हम अंश मेखला पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इसको। इसके बाद जो हमारा हाथ शुरू होता है वो यहाँ से होता है, यहाँ से ये हाथ शुरू होता है ये। तो ह्यूमरस सबसे ऊपर, यानी हाथ का जो ऊपरी वाला भाग है, वहाँ पे कौन सी हड्डी पाई जाती है? ये हाथ का सबसे ऊपरी भाग है। यहाँ पे हम बोलते हैं इस हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं हड्डी को? ह्यूमरस हड्डी का नाम है, ठीक। ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? ह्यूमरस की जो शरीर में संख्या होती है हाथ में, वो 1 होती है। तो ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। फिर इसके बाद आगे है, ये रहा रेडियस। क्या है? रेडियस। ह्यूमरस के बाद ये रहा आपका रेडियस। इसकी संख्या भी कितनी होती है? 1। इसकी संख्या कितनी होती है? रेडियस की भी संख्या 1 होती है। और ये रहा अल्ना। अल्ना की भी संख्या 1 होती है। यानी दोनों संख्या कितनी हो गई? 1 और 1। तो यहाँ पे हमने ह्यूमरस देखा। ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है? ह्यूमरस की संख्या 1 होती है। ये शरीर के हाथ के ऊपरी वाले भाग को हड्डी होती है, ऊपरी वाले भाग की हड्डी होती है। इसके बाद रेडियस। रेडियस आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे इसका ये इधर रेडियस है, इधर का जो भाग है ये रेडियस है, और इधर का जो भाग है ये अल्ना है। तो ये क्या है? हमारा अंगूठा है, ठीक। और ये क्या है? हमारी छोटी वाली उंगली है, ठीक। ये छोटी वाली उंगली है, ये हमारा अंगूठा है। तो जो आपका रेडियस होता है, रेडियस किधर होता है?
ये होता है अंगूठे की तरफ, अंगूठे की तरफ होता है रेडियस और छोटी उंगली की तरफ होती है अल्ना हड्डी। तो इनकी संख्या कितनी होती है? एक, एक और एक, यानी ह्यूमरस की भी संख्या एक, रेडियस की भी संख्या एक और अल्ना की भी संख्या एक। ये एक हाथ में एक एक है, इसी प्रकार से दूसरे हाथ में भी इनकी संख्या एक एक होगी। ठीक, इसके बाद आगे है कार्पल। आगे है हमारा जो आगे की हड्डी है, ये रहा आपका कार्पल। कार्पल किसको बोलते हैं? जो हमारे कलाई और उंगलियों के ऊपर का भाग होता है, बीच का भाग होता है, जहाँ पे हमारी क्या होती है कि उंगलियां जहाँ से जुड़ती हैं, जहाँ पे उंगलियां जुड़ती हैं उनको बोलते हैं कार्पल। तो ये रहा हमारी कार्पल अस्थियां। इनकी संख्या होती है हमारे शरीर में, सॉरी हमारे हाथ में इनकी जो संख्या होती है कार्पल की, वो होती है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। कार्पल हड्डियों की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 18 होती है। ठीक, तो हमने क्या, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना और 18 कार्पल। तो 18 2 20 1 21, 21 हड्डियां हुई। ठीक, 21 अस्थि हुई हमारे हाथ की। फिर इसके पश्चात आगे आएंगे कार्पल। क्या आगे हम पढ़ेंगे? आगे आगे वाली हड्डियों को बोलेंगे कार्पल। कार्पल रहा ये वाला भाग आपका, यहाँ से लेकर ये वाला भाग, इसको बोलते हैं कार्पल। कार्पल क्या होता है? जो हमारे मेटाकार्पल, कार्पल के नीचे का जो भाग है, जहां से उंगलियों का आधा भाग, यानी उंगलियों के ऊपर वाले भाग को हम मेटाकार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? उंगलियों के ऊपर वाले भाग को हम मेटाकार्पल कहते हैं। इनकी संख्या होती है 5। इनकी संख्या कितनी होती है? मेटाकार्पल की संख्या होती है, मेटाकार्पल की संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5। तो एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 18 होती है कार्पल और 5 होती है मेटाकार्पल। फिर इसके पश्चात फैलेंजस। क्या? इसके पश्चात फैलेंजस अस्थि, ये हमारे उंगली के सबसे नीचे वाले भाग में होती है। क्या? उंगली की ये देखिए सबसे नीचे वाले भाग में होती है फैलेंजस। फैलेंजस, इनकी संख्या होती है 14। इनकी संख्या शरीर में कितनी होती है? इनकी संख्या होती है हमारे हाथ में कितनी होती है? 14। अब सभी को एक बार गिनते हैं। ये संपूर्ण इसी प्रकार, जैसी संरचना इस वाले हाथ में है, इसी प्रकार से संरचना अगले वाले हाथ में भी होगी। तो जितनी हड्डियां इस हाथ में होंगी, अस्थि होंगी, उतनी ही अस्थि अगले वाले हाथ में भी होंगी। तो हम इसमें गिनते हैं कितनी हड्डियां हो गई? 1 2 और 3, यानी कि एक ये हड्डी होती है, एक ये, एक ये, तो 3 ये हो गई। फिर इसके बाद 18, तो 18 3 कितनी हो गई? 21। 21 और फिर 5 कितनी हो गई? एक 26। 26 14 कितनी हो गई? 30। ठीक, तो इस प्रकार से एक हाथ में कितनी हड्डी? 30 हड्डी। तो दोनों हाथ में कितनी हड्डी? 60 हड्डी। तो यानी दोनों हाथों को मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं? 60 हड्डी होती है और एक हाथ में 30 हड्डी होती है। जिस प्रकार से ह्यूमरस ऊपर हाथ के ऊपर वाले भाग में, रेडियस अंगूठे की तरफ, अल्ना छोटी उंगली के तरफ, कार्पल जो होती है वो कलाई के नीचे की, कलाई और आपके कलाई, और इसके बाद आपकी जो हथेली है उसके ऊपर वाले भाग में कार्पल। फिर उसके पश्चात आपके हथेली के नीचे वाले भाग में, उंगली के ऊपरी भाग को मेटाकार्पल कहते हैं और उंगली के सबसे नीचे वाले भाग को फैलेंजस कहा जाता है। ह्यूमरस की संख्या 1 होती है, रेडियस की संख्या 1 होती है, अल्ना की संख्या 1 होती है और कार्पल की संख्या 18 होती है। मेटाकार्पल की संख्या होती है आपके 5 होती है और फैलेंजेस की संख्या होती है 14 होती है। इसी प्रकार से भी अगले हाथ में भी हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक, अब आगे ये हमने अग्रबाहु पढ़ा, यानी उपांगी अस्थि तंत्र का हमने पहला भाग पढ़ा अग्रबाहु। इसके बाद इसका जो दूसरा भाग है, इसी का दूसरा अगला जो भाग है वो अगला प्रकार है, अगला भाग है अग्रबाहु के पश्चात पश्चबाहु, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अग्रबाहु के पश्चात एक और आएगा पश्चबाहु। तो उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि पश्चबाहु के बारे में क्या, कितनी अस्थियां पाई जाती हैं और क्या विशेषताएं होती हैं। ये किसका भाग है? उपांगी अस्थि भाग का, यानी हमने अच्छी अस्थि भाग में खोपड़ी पढ़ा था, स्टर्नम पढ़ा था, कशेरुक दंड पढ़ा था, पसलियां पढ़ा था। अब इसके बाद उपांगी अस्थियों के दूसरा भाग उपांगी अस्थि भाग में हमने अग्रबाहु को पढ़ लिया है। अब इसके बाद पश्चबाहु हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखते हैं ये जो हमारा ये भाग है, ये एक पैर का, मानव के पैर का भाग है। क्या? मानव के पैर का भाग है जिसको हम पश्चबाहु बोलते हैं। अब इसका पश्चबाहु नाम कैसे पड़ा? इस आधार पर मान लीजिए ये कोई एक जानवर है, ठीक, ये कोई एक जानवर है, इसके 2 आगे पैर हैं, ये 2 पीछे पैर हैं।
तो इनको हम क्या जानवरों में इसको क्या बोलते हैं, ये मतलब हम कह सकते हैं जीव है कोई। इसके आगे के 2 पैर हैं, इसको अग्रबाहु, पीछे के 2 पैर हैं, इसको पश्चबाहु। यानी जो प्रारंभ में मानव का प्रारंभिक जीवन है उनमें वो दोनों मतलब 4 पैर के रूप में माना जाता था, और वो सीधे खड़े होकर नहीं चलते थे। ठीक, तो इस आधार पर इसको इन दोनों को अग्रबाहु कहा जाता था, इन दोनों को पश्चबाहु कहा जाता है। तो आज भी विज्ञान में हम पश्चबाहु के रूप में, पैरों को पश्चबाहु के रूप में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें कुल 30 हड्डी होती है। कितनी होती? 30 हड्डियां होती हैं। फीमर शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। ये जो पश्चबाहु, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, फीमर अस्थि, यह शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। और इसमें कितनी, इसमें कुल 30 हड्डियां, कुल से तात्पर्य एक पैर में कुल 30 हड्डी होती है, और दोनों को मिला लें तो 30 + 30 हो जाएगा। ठीक, 30 + 30 हो जाएगा, और 60 हड्डियां हो जाएंगी दोनों पैर को मिला के। अब यहाँ पे चित्र में देखते हैं, ये रहा फीमर। फीमर ये पूरी जो हड्डी है आपकी, ये एक हड्डी है, यहाँ से लेके ऊपर भाग तक एक हड्डी है, इसको बोलते हैं फीमर। फिर इसके बाद ये आपको, जिसको हम बोलते हैं खोरिया या कटोरी टाइप का आकार होता है हमारे घुटने में, इसको बोलते हैं हम पटेला। ठीक, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इसकी भी संख्या 1 होती है, इसकी भी संख्या 1 होती है। इसको बोलते हैं पटेला, यानी जो हमारे घुटने का इस प्रकार से कुछ भाग होता है, फिर ये ऐसे अस्थि ऐसे होती, फिर यहाँ पे एक अस्थि जुड़ती है, और फिर ये ऐसे नीचे का भाग बनता है, ये ऐसे। तो ये ऊपर का कटोरी नुमा भाग होता है, फिर इसमें ये गोला आकार से फिट होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो कटोरी नुमा आकार का होता है, इसको हम बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला अस्थि बोलते हैं। ठीक, इसके बाद होता है फेबुला। क्या? इसके बाद हमारी अस्थि होती है फेबुला। ये हमारे क्या होती है कि जो हमारी पैर के जो छोटी वाली उंगली होती है, ये देखिए, ये रहा फेबुला, ये रही हमारी फेबुला अस्थि। तो हमारे पैर की जो छोटी उंगली होती है उसके तरफ होती है फेबुला। किसके तरफ होती है? फीबुला। जो हमारे पैर की छोटी अस्थि होती है उसके तरफ होती है फीबुला। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इसकी भी संख्या 1, इसकी भी संख्या 1, और फेबुला की भी संख्या 1। इसके बाद टीबिया, यानी हमारे पैर के अंगूठे के तरफ, इधर जो अंगूठा है, अंगूठे के तरफ होती क्या? टीबिया। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। हमारे शरीर में इसकी भी संख्या कितनी होती है? 1 होती है, टीबिया की भी, हमारे पैर के। तो ये पैर टीबिया जो होती है वो किस तरफ होती है? अंगूठे के तरफ पाई जाती है। यानी हमारे एक पैर के पीछे के तरफ होती है, जो हमारे छोटी वाली उंगली की तरफ जाती है। ठीक, एक पैर के ऊपरी वाले भाग में होती है जो कि अंगूठे की तरफ आती है। तो टीबिया अंगूठे के तरफ वाली हड्डी होती है, इसकी संख्या 1 होती है। इसके पश्चात आगे हम देखेंगे टॉर्सल। क्या? ये रहा टॉर्सल। जिस प्रकार से कलाई वाले भाग में हम पढ़ते थे क्या? कॉर्पल पढ़ते थे। उसी प्रकार से जहां से उंगलियों का जोड़ स्टार्ट होता है पैर के, सॉरी, उंगलियों का नहीं, हम कह सकते हैं कि जहां से हमारा ये जो तलवे वाला भाग स्टार्ट होता है, पैर के तलवे का जो भाग स्टार्ट होता है, उसके ऊपर वाला भाग, उसके ऊपर वाले भाग को हम टार्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्सल बोलते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? इनकी संख्या कुल होती है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में इनकी संख्या होती है आपके, इनकी संख्या कुल होती है शरीर में 7। इनकी संख्या कितनी होती है शरीर में? टॉर्सल की संख्या होती है 7। टॉर्सल की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। यानी हमारे जो पैर की टॉर्सल अस्थि होती है, ये इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। इसके पश्चात आगे हम आगे वाले भाग को देखते हैं, मेटाटॉर्सल। ये मेटाटॉर्सल जहां से हमारे उंगलियों का जोड़, यानी तलवे के आगे जहां से हमारे पैर के उंगलियों का जोड़ स्टार्ट होता है, जहां से क्या? उंगलियों का जोड़ स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं टॉर्सल, मेटाटॉर्सल। उसको क्या बोलते हैं? मेटाटॉर्सल। मेटाटॉर्सल की संख्या होती है 5। कितनी होती है इनकी संख्या? 5 होती है। 5 होती है मेटाटॉर्सल की संख्या। इसके बाद अगले भाग में पढ़ेंगे फैलेंजस। ये उंगलियों का भाग है, जो हमारी उंगलियां हैं उनमें जो जोड़ होते हैं उनको बोलते हैं फैलेंजस। इनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। तो आइए एक बार हम संख्याओं का जोड़ देखते हैं। कितनी अस्थियां? फीमर 1, पटेला 1 यानी 1 1 2, फिर इसके बाद टीबिया भी 1 यानी 3, सॉरी फीबुला भी 1 तो 3। इसके बाद टीबिया, तो 1 टीबिया, 1 पटेला, 1 फीमर, 1 फेबुला, ये 4 हो गई। फिर इसके पश्चात ये जो टार्सल है आपका 7 4 11। फिर इसके बाद मेटाटार्सल, इसमें 5 अस्थि होती है मेटाटार्सल में, तो 11 5 16।
फिर इसके पश्चात ये रहा आपका 14 अस्थि फैलेंजेस, तो 16 14 कितना हो गया 30। तो इस प्रकार से एक पैर में कितनी अस्थियां होती हैं 30 अस्थि, और एक पैर में 30 अस्थि, तो दोनों पैर को मिला के कितनी अस्थि होती हैं 60 अस्थि। तो अगर कभी प्रश्न आ जाए कि पश्च बाहुओं में कितनी अस्थि होती हैं, तो आप कहेंगे 60 अस्थि होती है, लेकिन कहेंगे एक पैर में कितनी अस्थि होती है तो आप कहेंगे 30 अस्थि होती है। इसी प्रकार से जब अग्रबाहु की बात आती है यानी हाथ की, तो एक हाथ में कितनी हड्डी होती है 30 हड्डी होती है, और दोनों हाथों को मिलाकर कितनी हड्डी होती है 60 हड्डी होती है। ठीक, अब आगे ये अब हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे अंश मेखला। क्या पढ़ेंगे अंश मेखला। हम आइए देखते हैं, यहाँ पे आपको ले चलते हैं पीछे, थोड़ा सा दिखाते हैं कहाँ से अंश मेखला क्यों पढ़ेंगे हम, अगला भाग क्या होगा। यहाँ पे जो आपकी ये अस्थियों का वर्गीकरण है, जिसमें हमने अक्षांशीय भाग पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने उपांगीय भाग पढ़ा था। उपांगीय भाग में उपांगीय अस्थि भाग हमने जो पढ़ा अभी, ये रहा ये रहा उपांगीय अस्थि भाग जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये इसमें ही पहला भाग हमने अग्रबाहु पढ़ा था। ठीक, दूसरा भाग हमने पढ़ा पश्च बाहु, अब तीसरा भाग हम पढ़ेंगे अंश मेखला। इसी का ही तीसरा जो भाग है यानी उपांगीय अस्थि तंत्र, उपांगी कंकाल तंत्र का जो भाग है, उपांगीय अस्थि भाग जो है उसी का तीसरा भाग है अंश मेखला। यानी इसमें कुल 4 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं 4 अस्थि पाई जाती है अंश मेखला में, 4 अस्थि पाई जाती है। अंश मेखला हमारे खोपड़ी के मुख के खोपड़ी और मुख के नीचे का भाग यानी गर्दन के पास का और कंधे के पास का जो भाग है, यानी कंधे के पास का जो भाग है इसको अंश मेखला कहा जाता है। क्या, कंधे के पास का जो भाग होता है शरीर के, उसी को हम क्या कहते हैं अंश मेखला कहते हैं। इनकी संख्या, इसमें अंश मेखला में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं 4 अस्थियां पाई जाती हैं। ये जो 4 अस्थियां ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला है क्लेविकल अस्थि, इसकी संख्या 2, दूसरा स्केपुला अस्थि, इसकी संख्या 2। दोनों को मिला के कितनी अस्थि हो गई तो 4 अस्थि। ठीक, तो आइए देखते हैं कहाँ पे क्लेविकल होती है, कहाँ पे स्कैपुला होती है। ये हमारे कंधे का भाग है ये वाला, तो ये रहा आपका कंधे का भाग, इसको बोलते हैं क्लेविकल, यानी कंधे के भाग को अस्थि, कंधे की भाग की अस्थि को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लेविकल। ठीक, इसकी संख्या एक इधर एक लेफ्ट में एक राइट में, यानी एक दाएं एक बाएं होती है, 2 होती है। फिर इसके बाद स्कैपुला। स्कैपुला क्या होती है, ये हमारे कंधे के पीछे वाले भाग में होती है, यानी पीठ के तरफ वाले भाग में होती है, इसको बोलते हैं हम स्कैपुला। इसका जो आकार है कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से रहता है, इसलिए ये समोसे के आकार की होती है, इसलिए इसको समोसा बोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समोसा बोन भी कहा जाता है। और जो ये क्लेविकल अस्थि है ये मानव शरीर में सामने की तरफ यानी छाती के ऊपर यानी सीने के ऊपर दिखती है। ठीक, तो इसमें इस अस्थि को लड़कों में क्या कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है, और लड़कियों में ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है। तो इसके 2 अलग अलग नाम हैं। जो आपकी क्लेविकल अस्थि है ये आपके सामने यानी चेस्ट के जस्ट ऊपर, छाती के जस्ट ऊपर के भाग में पाई जाती है, तो इसमें 2 संख्या होती है। तो इसको लड़कियों में ब्यूटी बोन यानी सौंदर्यता की हड्डी, और लड़कों में कॉलर बोन कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम चौथे नंबर पर इसी का उपांगीय अस्थि भाग का चौथा पढ़ेंगे हम। ये पढ़ेंगे श्रेणी मेखला। क्या पढ़ेंगे, श्रेणी मेखला। इसमें क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, ये आपके गर्दन या कंधे के भाग को पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कमर के भाग को। क्या पढ़ेंगे, कमर के भाग को हम पढ़ेंगे। ये कमर के भाग में हम देखेंगे हड्डियों की, इनकी संख्या 2 होती है, यानी जो श्रेणी मेखला में अस्थियां होती हैं इनमें 2 अस्थि होती हैं। कितनी अस्थि होती हैं, 2 अस्थि। श्रेणी मेखला के अंतर्गत कमर की अस्थि आती है, यह फीमर के ऊपर ही इससे जुड़ी हुई होती है। यानी अगर मान लीजिए कि आपके ये रहा फीमर, ये फीमर अस्थि हो गई आपके पैर की, तो ये ऊपरी भाग से यहाँ पे जुड़ी हुई होती है, जिसको अंश मेखला कहा जाता है, तो श्रेणी मेखला कहा जाता है। फीमर के ऊपर ही इससे जुड़ी हुई होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, श्रेणी मेखला में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 2, एक दाएं पैर की तरफ एक बाएं पैर की तरफ। इनकी श्रेणी मेखला में 2 अस्थियां होती हैं, एक दाएं पैर की तरफ एक बाएं पैर की तरफ पाई जाती हैं। ठीक,
इसको कहते हैं हिप बोन भी कहा जाता है, कई बार हिप बोन के नाम से भी जाना जाता है श्रेणी मेखला को। ठीक, अब आगे आगे देखते हैं हम उपास्थि। अब पीछे थोड़ा सा लौट के चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ हम इसको उपास्थि कहाँ से पढ़ रहे हैं, थोड़ा कनेक्ट करते हैं आप लोगों को। ये रहा कंकाल तंत्र हमने शुरू किया। कंकाल तंत्र में हमने अस्थि के अभी तक के भागों को क्या क्या पढ़ लिया हमने। अस्थि में हमने अस्थि के जो दो भाग थे, एक था अक्षीय अस्थि भाग, एक था उपांगीय अस्थि भाग। हमने अक्षीय अस्थि भाग में खोपड़ी पढ़ा, स्टर्नम पढ़ा, कशेरुक दंड पढ़ा, पसलियाँ पढ़ा। फिर उसके पश्चात उपांगीय अस्थि भाग में हमने अग्रबाहु पढ़ा, पश्चबाहु पढ़ा, अंश मेखला पढ़ा, श्रेणी मेखला पढ़ा। अब हम दूसरा पढ़ेंगे उपास्थि। क्या पढ़ेंगे? उपास्थि को देखेंगे, फिर उसके पश्चात पेशी को देखेंगे। ठीक, उपास्थि और पेशी को देखेंगे। तो आइए उपास्थि के बारे में चर्चा करते हैं। उपास्थि में क्या विशेषताएं होती हैं, क्या बातें होती हैं, इसको जानते हैं। ये रहा उपास्थि। उपास्थि यह लचीली अस्थि होती है, इसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस नहीं पाया जाता है। यानी जो हड्डियों की विशेषता होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई होती हैं, इसलिए वो क्या होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन ये क्या होती है? लचीली होती है, इसलिए कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई नहीं होती। इनमें कैल्शियम फास्फोरस नहीं पाया जाता है। वयस्क मानव में उपस्थित निम्न स्थानों पर पाई जाती हैं। ठीक, उपास्थि क्या होती है? निम्न स्थानों पर, यानी मानव शरीर में कुछ स्थान है जहाँ पे उपास्थि पाई जाती हैं। आइए उस स्थानों को चिन्हित करके हम लोग देखते हैं। तो कान के बाहरी भाग में, यानी ये अगर कर्ण की संरचना है तो ये जो बाहरी भाग है आपका, जो ये आप मोड़ लेते हैं तो मुड़ जाता है यहाँ पे। अगर आप अपने कान को मोड़ के देखें तो कान आपका पूरा मुड़ जाता है। तो ये बाहरी भाग में लचीली उपास्थि पाई जाती है। ठीक, अस्थि जोड़ों पर, यानी मान लीजिए ये हड्डी है आपकी, ये किधर से हड्डी आ रही है तो इसके जोड़ों पे बीच में जो जहाँ से आपका पैर गति करता है तो वहाँ पे आप क्या होती हैं? अस्थि के जोड़ों पर पाई जाती हैं। ठीक, इसके बाद लंबी अस्थियों के सिरों पर, यानी जो हमारी लंबी बहुत बड़ी अस्थियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए ये फीमर है, ये फीमर हमारी हड्डी है, तो इसके ऊपरी सिरे पर पाई जाएगी क्या? ऊपरी सिरे पर पाई जाएगी आपकी उपास्थि। फिर उसके बाद श्वसन नलिका में, क्या? श्वसन नलिका में, श्वसन नलिका यानी जो हमारी सांस लेने की नलिका है उसमें भी ये उपास्थि पाई जाती है। यानी ऐसे स्थानों पर उपास्थि पाई जाती है जहाँ पे लचीले अस्थियों की आवश्यकता होती है शरीर में। इसके बाद अब आगे हम पढ़ेंगे पेशी। हमने जो पढ़ा था कंकाल तंत्र में, पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? अस्थि पढ़ा, फिर उसके बाद उपास्थि पढ़ा, अब पढ़ेंगे पेशी। हमने तीसरे भाग के रूप में अभी जो पीछे चार्ट देखा तो उसमें पेशी तीसरे नंबर पे थी, तो तीसरे नंबर पे हम पढ़ लेंगे पेशी। यह मानव शरीर में पेशियों की संख्या 639 होती है। यानी जो मानव का शरीर है उसमें पेशियों की संख्या कुल कितनी होती है? 639 संख्या होती है। पेशी को विज्ञान में मायो कहा जाता है। क्या? पेशियों को विज्ञान में मायो कहा जाता है तथा इसके अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। यानी जब जिस चीज को मायो कहा जाता है, मतलब जिसका नाम विज्ञान में मायो है, उस लॉजी क्या होता है? अध्ययन होता है। तो मायोलॉजी इस आधार पर पेशी का नाम पड़ जाता है, और अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी। पेशियों में एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक, क्या पाया जाता है? एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। हमने पीछे पढ़ा था कि अस्थियों में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, उसी प्रकार से पेशियों में एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके अध्ययन को हम मायोलॉजी कहते हैं, इसको विज्ञान में मायो कहा जाता है। इसके पश्चात आगे पॉइंट है, शरीर में पेशी का मुख्य कार्य संकुचन के द्वारा शरीर के अंगों में गति उत्पन्न करना। यानी जैसे हमारे पैर गति करते हैं, हमारे हाथ गति करते हैं, हमारा मुख गति कर रहा है, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो हम बोल रहे हैं तो हमारा मुख गति कर रहा है, तो यहाँ पे भी पेशियाँ पाई जाती हैं। तो ये क्या कहते हैं? संकुचन के द्वारा गति उत्पन्न करते हैं। इसके बाद ध्यान देने वाली बात है, मांसपेशियां संकुचित होकर सिर्फ खिंचाव उत्पन्न कर सकती हैं, धक्का नहीं लगा सकती हैं। यानी अगर किसी चीज़ पे धक्का लगाना है तो हमारी अस्थि मजबूत होगी तभी हम धक्का लगा पाएंगे, लेकिन पेशियों के मध्य कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ वे क्या कहते हैं कि हाथ को हिलाने डुलाने का कार्य कर सकती हैं पेशियां। ठीक, इसके बाद मांसपेशियों के कुछ प्रकार हैं। क्या है? पहला रेखित पेशी है, आरेखित पेशी है, हृदयक पेशी है। 1 2 3 तीन मांसपेशियों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार की होती हैं। आरेखित है और हृदयक है। ठीक, सबसे पहले रेखित के बारे में चर्चा करेंगे। रेखित के बारे में देखते हैं क्या है। इसमें एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन का निश्चित व्यवस्था क्रम पाया जाता है जिसमें रेखित संरचना प्रकट होती है। यानी किसी भी जो रेखित पेशियां होती हैं उनमें इस प्रकार से
एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन का क्या पाया जाता है, एक संरचना पाई जाती है जो कि एक व्यवस्था क्रम में होती है जिससे रेखित संरचना का निर्माण होता है। क्या, ये देखिए एक रेखा के समान इसका संरचना का निर्माण हुआ था। तो यह अस्थि से जुड़ी हुई पेशी होती है, यानी जो रेखित पेशी है वो कोई अस्थि होती है, उसी से ये जुड़ी हुई होती है जो आपकी रेखित पेशी होती है। रेखित पेशियों में थकान महसूस होती है, यानी जो हमारे पैर में जो पेशियां हैं, जो हड्डियां हमारे पैर में हैं, उनसे जुड़ी जो पेशियां हैं, तो जब हम खूब चलते हैं तो हमारे पैर में क्या होती है, थकान हमको महसूस होती है कि हमारा पैर दर्द कर रहा है। इसलिए पैर में कौन सी अस्थि पाई जाती है, रेखित अस्थि, रेखित पेशी पाई जाती है। कौन सी पेशी पाई जाती है, रेखित पेशी पाई जाती है। इसके बाद आरेखित पेशी के बारे में देखते हैं। ठीक, इसमें एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन का अनिश्चित व्यवस्था क्रम पाया जाता है, यानी ऐसे 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 इस प्रकार से कुछ संरचनाएं एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन की पाई जाती हैं। यह शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं, जैसे कि पेट में हो गया, आपके स्टमक, पेट में हो गया, आंत में हो गया, है ना, या फिर हम कहें कि अन्य जो आंतरिक हड्डियां हैं उनमें पाई जाती हैं। पेशियों में थकान महसूस नहीं होती है, इन्हें अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। यानी उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए श्वसन नलिका में हमारे क्या है कि आरेखित पेशी पाई जाती है। ठीक, वहाँ पे जो अस्थि है उनमें, तो क्या हम बार बार सांस लेते हैं तो क्या हमें थकान महसूस होती है सांस की नलिका में, नहीं होती है। हृदय हमारा इतना रक्त को परिसंचरित करता है, संपूर्ण शरीर में पंप करके पहुंचाता है, मतलब सिराओं या धमनियों तक देता है, तो क्या हमारे हृदय को थकान महसूस होती है, नहीं होती है। तो वहाँ पे कौन सी पेशी पाई जाती है, आरेखित पेशी पाई जाती है। इस प्रकार से जहाँ पे थकान महसूस ना हो वहाँ पे आरेखित पेशी पाई जाती है, इसलिए इनको अनैच्छिक पेशी, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, इसलिए इनको अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हृदयक पेशी, तीसरे नंबर की जो पेशी थी हृदयक पेशी, यह सिर्फ हृदय की दीवारों में पाई जाती है, यानी हमारा जो हृदय है उसकी दीवारों में इस प्रकार की पेशी पाई जाती है। इसमें एक्टिन तथा मायोसिन निश्चित व्यवस्था क्रम में पाया जाता है। क्या, इसमें एक्टिन और मायोसिन के जो निश्चित व्यवस्था क्रम पाया जाता है, इस आधार पर रेखित पेशी हुई, इसमें थकान महसूस नहीं होती है और अनैच्छिक पेशी के समान होती है। इससे क्या, इसमें थकान महसूस नहीं होती है, या अनैच्छिक पेशी के समान होती है। ठीक, इसके बाद कुछ पॉइंट है यहाँ पे। मांसपेशियां जो होती हैं वो कार्य करने के लिए एटीपी का प्रयोग करते हैं। क्या, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। एटीपी जो ऊर्जा की करेंसी होती है तो इसका प्रयोग करती हैं। मांसपेशियों की कार्यविधि फिसलन तंत्र सिद्धांत पर आधारित होती है। स्लाइडिंग जो आपके फिसलन तंत्र पर आधारित होती है। मायोग्लोबिन नामक एक संरचना मांसपेशियों के अंदर अतिरिक्त ऑक्सीजन संग्रहित करके रखती है, यानी जो हमारी मांसपेशियां होती है उसके अंदर अतिरिक्त ऑक्सीजन संग्रहित होता है जिसको मायोग्लोबिन कहा जाता है। जिस प्रकार से रक्त में हीमोग्लोबिन नामक एक संरचना पाई जाती है, उसी प्रकार से हमारे मांसपेशियों में भी मायोग्लोबिन नामक एक संरचना पाई जाती है जो कि ऑक्सीजन को कुछ अतिरिक्त मात्रा में पेशियों में संचित करके रखती है। ठीक, तो जो आज का हमारा टॉपिक था कंकाल तंत्र, हमने इस लेक्चर में उसको पूरे तरीके से कवर किया है। और ये मेरा वादा है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको किसी भी बुक से कभी भी कंकाल तंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और चाहे MPPSC हो चाहे MPSI हो, उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MPPSC प्री में और MPSI की प्रारंभिक परीक्षा में, वो सभी प्रश्न हमारे इसी वीडियो से आपको मिल जाएंगे। अगर विश्वास नहीं होगा तो आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर को उठा के हम पहले वीडियो देखिएगा, फिर पुराने क्वेश्चन पेपर को उठा के क्वेश्चन पेपर इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपसे पक्का बनेगा, ये मेरा वादा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें एवं वीडियोस अच्छे लगे उनको लाइक करें। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियोस को शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।